हेलो दोस्तों, देखिए आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 12 के बायोलॉजी विषय के अंतर्गत लेसन नंबर 3 में बीज के विकास के बारे में पढ़ेंगे। हमें समझना है बीज का विकास। देखिए, हम पिछले वीडियो में निषेचन के बारे में और परागण के बारे में जान चुके हैं और निषेचन के पश्चात किस प्रकार से एक जाइगोट कोशिका संपूर्ण एम्ब्रियो का विकास करती है वो भी हम समझ चुके हैं। अब हमें ये समझना है कि बीज का विकास सीड कैसे बनता है। ठीक है भाई, देखिएगा पीछे के वीडियोज के अनुसार ये चीज हमें ध्यान में होनी चाहिए कि मादा यूकोसिस या भ्रूणकोश के रूप में हम इस प्रकार के एक स्ट्रक्चर जो पढ़ चुके हैं, इसको फिर आपको ध्यान में लाना है और उसी के हिसाब से यह आपको समझना है। ठीक है, देखिए प्रत्येक बीजांड मैंने यहाँ बनाया। बीजांड के प्रकार भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। हमें बीज का विकास समझना है। देखिएगा होता क्या है, परागनली ने जब बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो उसका जनन केंद्र इस अंड कोशिका के साथ मिलकर के जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट का निर्माण करता है। ठीक है, अच्छा, जाइगोट की आगे चलकर के किसका निर्माण करेगा? एम्ब्रियो का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, अब हमें बीज का विकास समझना है। तो देखिएगा देव निषेचन वाली घटना होने के पश्चात, देव निषेचन का मतलब एक बार संलग्न यहाँ हुआ, एक बार संलग्न यहाँ हुआ, ये त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बना और ये जाइगोट बना जो द्विगुणित है। दो बार संलग्न होता है, इसे देव निषेचन कहते हैं, जो एंजियोस्पर्म की अपनी स्पेशल विशेषता है, कैरेक्टर है। ठीक है, अब देखिएगा जो ये कंप्लीट ये जो अंडाशय है, ये पूरा भाग अंडाशय कहलाएगा। अपन पीछे पढ़ चुके हैं इनको। पूरा अंडाशय और अंडाशय के अंदर ये बीजांड है। बीजांड के द्वारा ही बीज बनता है। बीजांड ही बीज बना, मतलब बीजांड बीज में परिवर्तित होता है आगे चलकर। लेकिन देखिएगा यहाँ पर जो संरचना हमें दिखाई दे रही है कंप्लीट अंडाशय, अंडाशय फल बना देता है। मैं इधर लिखूं, आगे चलकर के अंडाशय कन्वर्ट हो जाता है फल में। अभी हम फल की भी चर्चा करेंगे आगे। और अंडाशय के अंदर जो बीजांड पाया जाता है, ये बीजांड बदल जाता है बीज में। और जो अध्यावरण पाया जाता है, अध्यावरण की दो परतें होती हैं, ये बीज आवरण बनाती है। अध्यावरण की दोनों परतें बीज आवरण बनाएंगी। और देखिएगा अध्यावरण में दो परतें होती हैं, एक और दो, ये दो परतें अध्यावरण की दोनों परतें मिलकर के फल भित्ति का निर्माण करती है। यानी बीज जो फल भित्ति बीज चोल का, बीज आवरण का निर्माण करती है। और बीज पर जो आवरण पाया जाता है उसकी दो परतें होती हैं। अध्यावरण की दोनों परतें उन दो बीज आवरणों का निर्माण करती हैं, जिन्हें टेस्टा और टेक्टिन कहा जाता है। अभी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। कुल मिलाकर आपको ध्यान ये रखना है, अध्यावरण बीज आवरण में बदल जाएगा, बीजांड बीज बना देगा, संपूर्ण अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाएगा। और जो हमारा जाइगोट है, युग्मनज है, जैसा कि हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, युग्मनज के द्वारा कंप्लीटली भ्रूण का विकास हो जाएगा। अब देखिएगा आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, इन युग्मनज के द्वारा भ्रूण, अध्यावरण के द्वारा बीजावरण और बीजांड के द्वारा बीज, इसी प्रकार अंडाशय के द्वारा फल का विकास होता है। ठीक है भाई, अब देखिए होता क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद, यानी यहाँ पर कॉन्जुगेशन होने के बाद इससे भ्रूणकोश बनेगा, इससे जाइगोट बनेगा, इससे प्राथमिक भ्रूणकोश के अंदर बनेगा जो आगे भ्रूणकोश बना देगा, इससे जाइगोट बनेगा जो आगे चलकर भ्रूण बना देगा। ठीक है, और अध्यावरण की ये परतें बीज आवरण या बीज चोल का विकास कर लेंगी, जिन्हें टेस्टा और टेक्टिन कहा जाता है। इसी प्रकार से जो इसके आसपास यहाँ मृदु तक की जो कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं, ये बीजांड काय कभी कभी
क्या नाम से शेष भी रह जाता है, कुछ में तो अब ये काम में आ लेता है, अवशोषित हो जाता है। इसको पोषण देने के लिए अवशोषित भ्रूण कोश के द्वारा इसका उपयोग कर लिया जाता है। बीजांडकाय का भ्रूण कोश के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन एक अपवाद के रूप में उदाहरण चलता है जिसमें बीजांडकाय बीजांड के बीज के बीजांडी बीज बनाता है, आगे चलकर बीजांडकाय के चारों तरफ शेष बचा रह जाता है। ऐसे बीजांडकाय को या ऐसे बीज को जो है परिभ्रूण कोश बोलते हैं, परिभ्रूण कोश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बीजांडकाय का वैसे देखें जनरली हम बात करते हैं तो बीजांडकाय का भ्रूण कोश में उपयोग हो जाता है, भ्रूण कोश द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। उपयोग कर लिया जाता है। देखिए ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, आपको विशेष रूप से याद रखनी है। बीजांड के चारों तरफ जो पैरेन्काइमल कोशिकाओं का मृतक कोशिकाओं का आवरण है उसका उपयोग भ्रूण कोश कर लेता है, लेकिन एक अपवाद वो आपको रख के रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ये भ्रूण कोश पूरा उपयोग में नहीं ले पाता बीजांडकाय को, तो शेष बचा रह जाता है, बीज के चारों तरफ शेष बचा रह जाता है। और ऐसे भ्रूण कोश को क्या नाम से परिभ्रूण कोश बोलते हैं, और इसका उदाहरण है काली मिर्च। बीजांडकाय बीजांडकाय शेष रह जाता है, जिसे परिभ्रूण कोश कहते हैं। सबसे उत्तम उदाहरण बहुत अच्छा काली मिर्च आपको याद रखना, ठीक है। अब देखिएगा ये कुछ खास पॉइंट आपको याद रखने हैं। मैं केवल ब्लैक बोर्ड पर उन्हीं पॉइंटों को लिख रहा हूं जो कुछ खास है, इंपॉर्टेंट है। देखिए बीजांडकाय का उपयोग भ्रूण कोश कर लेगा, भ्रूण कोश इस बीजांडकाय का उपयोग कर लेगा, है ना। लेकिन काली मिर्च में इसका कंप्लीटली उपयोग नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये बीजांड के चारों बीज के चारों शेष बचा रह जाता है, और ऐसे भ्रूण कोश को, शेष बचे हुए भ्रूण कोश को परिभ्रूण कोश बोलते हैं। शब्द को याद रखना है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, परिभ्रूण कोश कहते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण काली मिर्च है। काली मिर्च में जो चारों ओर वो खुरदरा सा जो आवरण पाया जाता है वो परिभ्रूण कोश का ही आवरण है। काली मिर्च आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, तो इतना आपको समझ लेना है। अब देखिएगा बीज के विकास पर हमें पहुंचना है। बीजांडकाय का उपयोग भ्रूण कोश कर लेगा। अध्यावरण की दोनों परतें जो बीज का आवरण बना लेगी, बीज चोर बना लेगी, टेस्टाइल टैगोमेर। इस जाइगोट के द्वारा एम्ब्रियो भ्रूण बन जाएगा और इसके द्वारा भ्रूण कोश केंद्र बन जाएगा। अब कुछ बची हुई संरचना है, जैसे बीजांड ग्रंथ है, निभाग है, बीजांड द्वार है, रेफी है। ये कुछ ऐसी संरचनाएं हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है। इनका अपना बीज के विकास और फल के विकास में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, ध्यान रखना। निभाग, बीजांडद्वार, हाइलम्य रेफी और बीज ग्रंथ, इनका अपना कोई विशेष रोल नहीं होता है। कहने को अब देखिए एंटीपोडल सेल्स है निभाग के तौर पर, इनका अपना कोई रोल नहीं होता, निषेचन के बाद अपना आप नष्ट हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ हेल्पर सेल होती है, ये भी डिजेनरेट हो जाती है। तो आपको इतना याद रखना है। यहाँ पर कुछ खास पॉइंट ये जो आपको दिए हुए हैं, इनको आप याद रखेंगे। कौन सी चीज कौन सी संरचना में परिवर्तित होती है, तो मैंने आपको यहाँ बता रखा, ठीक है। अब देखिएगा एक खास बिंदु एक और लेते हैं हम। कुछ पौधों में क्या होता है, जो
जो बीजांड होता है उसके चारों तरफ बीजांड के चारों तरफ मासल आवरण पाया जाता है। मासल आवरण पाया जाता है। मासल आवरण पाया जाता है और इसे एरिल कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसे एरिल कहा जाता है। ये शब्द आपको याद रखना है। जैसे हमने परिपूर्ण कोष कहा था, इसी प्रकार से मासल आवरण जो चारों तरफ पाया जाता है उसको एरिल कहा जाता है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण क्या नाम से लीची है। जो खाने वाला भाग अपन लीची में खाते हैं, ये ध्यान रखना है। लीची के चारों तरफ भी बीजांड के चारों तरफ मासल आवरण पाया जाता है और उसी को हम खाते हैं। यानी लीची का जो खाने वाला भाग है वो क्या है, एरिल है, उसको एरिल कहते हैं। तो आपको उदाहरण और ये स्पेशल कुछ बिंदु बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखिएगा, एक U4 BAC पुल होता है और U4 BAC पुल में एक बिंदु मैं यहाँ और लेता हूँ। U4 BAC पुल में बीजांड द्वार पर एक सफेद ढक्कनुमा संरचना पाई जाती है। सफेद ढक्कनों की संरचना पाई जाती है जिसे करंकल बोलते हैं। करंकल, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है अरंडी। ये भी आपको याद रखना है। मैं कुछ स्पेशल बिंदुओं को यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एक पॉइंट में यहाँ इधर लिख देता हूँ। जो मोनोकोट प्लांट होते हैं, मोनोकोट में जो बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार पर एक संरचना पाई जाती है जिसे ओपर्कुलम कहते हैं। ये सब आपको फिर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशल बिंदु हैं। आपको ये बिंदु तो प्रॉपर याद रखने ही रखने हैं उदाहरण के साथ। ध्यान रखने की बात है, बीजांड काय का उपयोग कौन करता है, भ्रूण कोष करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम पहुंचे तो बीजांड काय में जो बीजांड काय जो होता है वो भ्रूण कोष के द्वारा पूरा उपयोग में नहीं आता, शेष बचा रह जाता है। तो जो आवरण उसका पाया जाएगा उसको परिभ्रूण कोष कहते हैं। सर्वोत्तम उदाहरण का बिंदु आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करें, मासल आवरण पाया जाता है, चारों ओर मासल आवरण पाया जाता है, उसको एरिल बोलते हैं। शब्द आपको याद रखना है, ये छोटे क्वेश्चन के रूप में बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्या नाम से मासल आवरण पाया जाता है, कहा जाता है एरिल, और उदाहरण इसका लीची होगा। लीची में हम इस मासल भाग को यानी एरिल को ही खाते हैं, खाने वाला भाग एरिल है, आपको इतना याद रखना। आगे U4 BAC पुल के पौधों की बात करें, जिसमें जो बीजांड द्वार उस पर सफेद संरचना लगी होती है बीजांड द्वार पर, उसको करंकल बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये यहाँ ध्यान रखना। करंकल बोलते हैं। अरंडी इसका उदाहरण, अरंडी का बीज देखा होगा आपको, सफेद स्ट्रक्चर लगी होती है नीचे की तरफ,
तो और देखिए एक बिंदु इधर ऐसा मोनोकोट में होता है, बीजांड बाहर वाले सिरे पर एक प्लग स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है, लेकिन संरचना कैसी होती है? प्लग जैसी होती है, प्लग नुमा होती है संरचना, प्लग नुमा संरचना पाई जाती है और उस प्लग नुमा संरचना को ओपरकुलम बोलते हैं, ओपरकुलम बोलते हैं, उसके द्वारा ढकी रहती है, प्लग जैसे होता है उस तरीके से। तो ऐसा केवल मोनोकोट में ही होता है, केवल मोनोकोट में इस प्रकार की व्यवस्था है। अब आपको इतना याद रखना है, बीज चोल जो बनेगा, बीज आवरण जो बनेगा, उसमें कंडीशन 2 है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक बाह्य चोल बनता है जिसको टेस्टा कहते हैं, नाम याद रखो। अंदर वाला चोल बनता है अंदर, जिसको टेगमेन कहा जाता है, टेगमेन कहते हैं। ये दोनों नाम भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। देखिएगा, अंदर वाला चोल, बाहर वाला चोल बाह्य आवरण बनाएगा, बाह्य चोल बनाएगा, जिसको टेस्टा कहते हैं। अंदर वाला चोल अंतःआवरण बनाएगा, जिसको टेगमेन कहा जाता है, टेगमेन कहते हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट बीजांड बीज बना देगा, बीज के अंदर ये जाइगोट से भ्रूण बनेगा जो बीज के अंदर पाया जाएगा, और कंप्लीटली जो अंडाशय है ये फल में बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा, है ना। इसका मतलब ये पूरा तो फल बनेगा, फल के अंदर इस बीजांड के द्वारा बीज बनेगा, बीज के भी अंदर इस जाइगोट के द्वारा भ्रूण बनेगा, भ्रूण बीज के ही अंदर होता है, ठीक है। और भ्रूण को पोषण देने वाली संरचना अर्थात भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म की त्रिगुणित केंद्र के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिएगा, इस स्थिति को लेकर हम बात करें तो जो बीज होता है भ्रूण कोश के हिसाब से, भ्रूण कोश की उपस्थिति और अनुपस्थिति के हिसाब से देखें तो बीज के भी 2 प्रकार हैं। एक ऐसा भ्रूण कोश होता है, एक ऐसा बीज होता है जिसमें भ्रूण कोश मौजूद होता है, और कुछ बीज जिनमें भ्रूण कोश नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से ये 2 टाइप हैं इसके बीज के। देखिएगा एक बार फिर आपको गौर करना है, भ्रूण कोश की उपस्थिति के आधार पर उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कुछ बीजों में क्या होता है, विकास के दौरान जो भ्रूण कोश होता है वो पूरा उपयोग नहीं किया जाता है। कहने का मतलब यह है, पूर्ण बीज विकसित हो जाने के बावजूद भी भ्रूण कोश शेष बचा रह जाता है, यानी पूरा उपयोग में नहीं जाता है। पूरा उपयोग में नहीं आया, भ्रूण कोश जब शेष बचा रह गया बीज के अंदर यानी पाया जाता है, तो ऐसे बीजों को हम भ्रूणपोषी कहेंगे। जिनमें भ्रूणकोश पाया जाता है भ्रूणपोषी हो गए। इसी प्रकार से इसका उल्टा कर देंगे, जिनमें विकास के दौरान कंप्लीटली भ्रूणकोश का उपयोग कर लिया जाता है और भ्रूणकोश बिल्कुल भी शेष नहीं बचता है या उपस्थिति ही होता है, तो ऐसे बीजों को अभ्रूणपोषी कहा जाएगा। तो इस हिसाब से 2 प्रकार है बीज के। पहला जो हमारे पास है वो भ्रूणपोषी है, भ्रूणपोषी। इनमें भ्रूणकोश शेष बचा रहता है, शेष बचा रह जाता है, अर्थात पूरा भ्रूणकोश उपयोग में नहीं आता है।
पूरा ग्लूकोज का उपयोग नहीं किया जाएगा तो ग्लूकोज बचा रहेगा, और बचा रह जाएगा यदि उपस्थित रहेगा बीच में। अब ऐसे बीज जिनमें ग्लूकोज पाया जाता है, उपस्थित होता है, वो बीज ग्लूकोज होता है। उदाहरण आपको याद रखना है, इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम मोनोकोट को ले सकते हैं। मोनोकोट आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जैसे बाजरा है, ज्वार है, गेहूं है और घास इनके जो होते हैं वो सब क्या है, ठीक है। मोनोकोट आपका रखना है, इसमें भी एग्जांपल्स मोनोकोट के ही है। कुल मिलाकर आपको भ्रूणपोषी जैसा नाम से ही कीट होता है जिनमें भ्रूणकोष पाया जाता है वो भ्रूणपोषी है। एग्जांपल मोनोकोट ध्यान रखना। बिल्कुल इसका उल्टा करके भ्रूणपोषी हो जाएगा, जिनमें भ्रूणकोष नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि विकास के दौरान संपूर्ण भ्रूणकोष का उपयोग कर लिया जाता है, तो शेष नहीं बचता है। शेष नहीं बचता या नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित है तो भ्रूणपोषी हो जाएगा। दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है भ्रूणपोषी। भ्रूणकोष को अनुपस्थित, क्योंकि संपूर्ण उपयोग कर लिया जाता है भ्रूणकोष का। मैं सीधा इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ। बिल्कुल इसका उल्टा करके चलना है, इसमें डाइकोट आ जाएगा। डाइकोट आ जाएगा और सीधे हम पौधों के नाम लिखे तो मटर है, ठीक है भाई, सरसों है, चना है वगैरह, ठीक है। मतलब डाइकोट है भ्रूणकोशी के अंदर। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। भ्रूणकोश भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। अब जब भ्रूण का विकास चलता है उस समय यदि भ्रूणकोश का पूरा उपयोग कर लिया जाए पोषण के लिए तो शेष नहीं बचेगा, अर्थात अनुपस्थित होगा, और अनुपस्थित होगा तो भ्रूणपोषी, और इस प्रकार की कंडीशन डाइकोट में पाई जाती है। जिस चीज का उल्टा करेंगे हम, जब भ्रूण के विकास के दौरान भ्रूणकोश का पूरा उपयोग ना किया जाए, यदि भ्रूण बन जाने के बाद भी भ्रूणकोश शेष बचा रह जाए, यदि उपस्थित हो भ्रूणपोषी, और ऐसी स्थिति मोनोकोट में पाई जाती है, ठीक है। अब देखिएगा आगे हम इस वीडियो में फल के विकास की चर्चा करेंगे। ये अभी हम बीज का विकास पढ़ रहे थे, अब हमें देखना है फल का विकास। देखिए होता क्या है, निषेचन हो जाने के पश्चात कंप्लीटली डबल निषेचन जो है जिसपर पाया जाता है, हो जाने के पश्चात एक्चुअल में होता क्या है, फिर हम चर्चा कर रहे थे, जो संपूर्ण अंडाशय होता है वो संपूर्ण अंडाशय कुछ हार्मोन से प्रेरित होकर के, हार्मोन के प्रभाव से कंप्लीटली क्या नाम से फल में विकसित हो जाता है। पूरा अंडाशय हार्मोनों के प्रभाव से क्या बना लेता है, फल बना लेता है। अब देखिएगा कंडीशन ये होती है, फल भी दो प्रकार के होते हैं। विकास के हिसाब से देखा जाए तो फल भी दो प्रकार के होते हैं। हार्मोनों का अपना प्रभाव होता है, लेकिन फल में परिवर्तित कौन होता है, अंडाशय। ध्यान रखने वाली बात है, फल में परिवर्तन अंडाशय का होता है। अब देखिएगा अंडाशय हम देख करके आए थे, अंडाशय मध्यवर्ती की परतें पाई जाती है जो फलवृत्ति का निर्माण करती है। मेरे कहने का अर्थ यह है, यदि अंडाशय हार्मोनों के अपने प्रभाव से फल में परिवर्तित होती है तो इसको बीज का फल का विकास हम बोलेंगे। लेकिन अंडाशय से यदि फल बनता है तो ऐसे फलों को हम सत्य पर फल बोलते हैं, यथार्थ फल बोलते हैं, ठीक है भाई। फल का विकास अंडाशय से होता है। अंडाशय से यदि फल का विकास हो रहा है तो ध्यान रखना है आपको, अंडाशय से फल का विकास हो रहा है तो इनको सत्य फल बोलेंगे, यथार्थ कह दीजिए। यथार्थ फल,
मैक्सिमम ज्यादातर जो फल होते हैं वो यथार्थ इस प्रकार के ही होते हैं। लेकिन यदि अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से यदि फल बन रहा है तो उनको हम फाल्स फ्रूट बोलते हैं, आभासी फल कह दो। आभासी फल कहा जाता है। आभासी फल के उदाहरण आपको याद रखना है। आभासी फल के उदाहरण जो हैं, सबसे अच्छा उदाहरण सेब आपको याद रखना है। सेब, ठीक है, देखिएगा। तो अब आपको तो इतना हम जानते हैं, एक जो जनरली घटना चलती है, फल का विकास अंडाशय के द्वारा होता है। अब अंडाशय से होता है जो तो सत्य फल है, सही है, यथार्थ है, ऐसा तो होता ही है। लेकिन कुछ घटनाओं में, कुछ पादपों में फल का विकास अंडाशय से तो होता नहीं है, अंडाशय के अलावा किसी और भाग से होता है। अंडाशय के अलावा यदि किसी अन्य भाग से फल बने, फल का विकास हो, तो वो फाल्स फ्रूट कहलाता है, असत्य फल कहलाता है, या फिर हम कहें आभासी फल कहलाता है। और सेब इसका बहुत जाना पहचाना अच्छा उदाहरण है, रखना है आपको। सेब फाल्स फ्रूट का बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि सेब में जो विकास होता है फल का, वो पुष्पासन से ही हो जाता है। पुष्पासन ही सेब के निर्माण, फल के निर्माण में भाग लेता है। कहने का अर्थ क्या हुआ, हम यदि सेब खा रहे हैं तो हम क्या करें, पुष्पासन को खाएं, ये मान लीजिए। तो सेब आपको यहाँ बहुत अच्छे से याद रखना है। और उदाहरण इसके हम अलग अलग और भी देखेंगे। कुछ पादपों में कभी कभी क्या होता है, अंडाशय जो है, अंडाशय बिना निषेचन के फल में बदल जाता है। बिना निषेचन के फल बनाता है। ऐसे फलों को हम कहते हैं अनिषेक फल। अनिषेक फल जो है अनिषेक फल कहलाएंगे। ये तो देखो बहुत अच्छी बात है। अनिषेक यानी बिना निषेचन के, फलन यानी फल का बनना। और फल कौन बनाता है, अंडाशय। यानी अंडाशय जो है निषेचन हुआ नहीं है, और अंडाशय फल खुद ही बनाने बिना निषेचन की, तो अनिषेक फल वाली घटना हो। ये इंपॉर्टेंट घटना है, अपवाद है, बहुत अच्छे से आपको रखना है। इसके उदाहरण भी आप याद रखना है। अनिषेक फलन में देखिएगा दो उदाहरण आपको याद रखना है। इसमें पपीता, केला, अंगूर, ये दो उदाहरण आपको याद रखना है। और एक अच्छी खास बात इन फलों के लिए ये भी है कि ऐसे फल बीज रहित होते हैं। ध्यान रखना, ऐसे फल बीज रहित होते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूं, ऐसे फल क्या होंगे, बीज रहित होंगे। बहुत अच्छी विशेषता है। कुल मिलाकर ऐसे फलों में बीज नहीं पाया जाता है, बीज नहीं पाया जाता है, बीज नहीं। तो चूंकि हमें पता है बीज का विकास बीजांड से हुआ, बीजांड इसमें जन्म हो, क्या नाम से, निषेचन होता ही है। तो जो बीजांड है वो बीज में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब बीज नहीं बने, ठीक है, क्योंकि अंडाशय ने बिना निषेचन के ही फल का निर्माण किया। तो ऐसी चीज पाई जाती है। एक कंडीशन अलग से और पाई जाती है इसमें, वो है कई बार क्या होता है, विशिष्ट प्रकार के हार्मोन्स के प्रभाव के द्वारा अंडाशय को फल के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है। अब हार्मोन्स के प्रभाव से अंडाशय को फल निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता हो, तो इस प्रकार को हम प्रेरित अनिषेक जन्म कहते हैं। प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। कहने का मतलब है हार्मोन्स के द्वारा प्रेरणा देकर के फल का विकास करवाया जाता हो, तो ये प्रेरित प्रकार का हो गया। ऐसी कंडीशन में कुछ हार्मोन्स जो ग्रोथ हार्मोन है, इसमें ऑक्सीन का अपना
ग्रोथ होता है। तो ऐसे वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन और ऑक्सिन का मोस्टली प्रभाव होता है, उनके द्वारा यदि प्रेरित करके बनवाया जाए तो उसे प्रेरित कहता है। कुछ में ऑक्सिन व जिब्रेलिन हार्मोन, ऑक्सिन व जिब्रेलिन हार्मोन द्वारा फल बनने की क्रिया प्रेरित की जाती है, करवाई जाती है। जिसे प्रेरित एनिषेध फलन कहते हैं। ठीक है भाई, आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में